हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज जो है हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन में उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एक प्रैक्टिस सेट के अंदर। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आईआर से रिलेटेड, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो आज हम लोग सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला सेट करेंगे इसका आज हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन प्राइमरली डील्स विद अ रिलेशनशिप बिटवीन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है वो रिलेशनशिप किसके बीच में होता है? ये होता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है, रिलेशनशिप होता है बिटवीन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट। तो इसका आंसर होगा बी। आयर इज अ ट्राइपेट रिलेशनशिप अमंग मैनेजमेंट, वर्कर एंड गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज टू। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आईआर का? तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडस्ट्रियल पीस बनी रहे और प्रोडक्टिविटी बनी रहे, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में पीस बनी रहे। ठीक है, समझौता बना रहे और उस वजह से इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी भी बनी रहेगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। तो आंसर होगा इसका बी। इसका आंसर होगा बी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसका मेजर कॉज क्या रहता है? तो क्या रह सकता है? ऑप्शन है पहला हॉलीडे, लीव्स, वेस्ट डिमांड, रिकग्नाइजेशन इशू या वर्किंग कंडीशन। तीसरा है फ्री कैंटीन फैसिलिटीज और चौथा है फेस्टिवल बोनस। देखिए, इशू तो सारे हैं लेकिन मेन इशू कौन सा है? तो मेन इशू जो होगा वो होगा बी। जिस वजह से डिस्प्यूट होता है वो होता है ज़्यादातर सैलरी को लेके, वेजेस को लेके, ट्रेड यूनियन के रिकग्नाइजेशन को लेके, या फिर वो वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन को लेके। ठीक है, इन्हीं सब में जो है मेन डिस्प्यूट आता है। डिस्प्यूट तो और के लिए भी रह सकते हैं लेकिन मेन डिस्प्यूट यही रहता है। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। ये कोर कॉन्फ्लिक्ट है जिस वजह से मेनली इंडस्ट्री में डिस्प्यूट होता है वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टर्म इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी मीन्स। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ऑप्शन क्या है? रूल ऑफ एम्प्लॉयर ओनली, वर्कर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, तीसरा है एलिमिनेशन ऑफ यूनियंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट बाय इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि वर्कर भी जो है इंडस्ट्री में पार्ट ले, उसके डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले, रूल मेकिंग में पार्ट ले और पॉलिसी मेकिंग में पार्ट ले। तो वर्कर का भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्री में। तो ये है बी आंसर, द वर्कर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। इसी को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आईआर। इनमें से कौन सा आईआर का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ऑप्शन क्या है? पहला है कलेक्टिव बार्गेनिंग, दूसरा है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म, तीसरा है लेबर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल और चौथा है एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। तो कौन सा आईआर का पार्ट नहीं है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट नहीं है? तो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, ठीक है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन है, लेबर कोर्ट है, ये नहीं है। ये स्टेक होल्डर की मीटिंग है, इसमें वर्कर का लेना देना नहीं है कुछ भी। ठीक है, इसमें वर्कर का कोई काम नहीं है। तो ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल रिलेशन आर यूजली एसोसिएटेड विद। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल रिलेशन आर यूजली एसोसिएटेड विद। पहला है हाई लेबर टर्नओवर, लो प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिव ग्रीवेंस रिडर्सल एंड स्टेबल वर्कफोर्स, या फिर वीक कम्युनिकेशन चैनल। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है आईआर के बीच में, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब होता है पॉजिटिव ग्रीवेंस रिडर्सल एंड स्टेबल वर्कफोर्स। ठीक है, ग्रीवेंस रिडर्सल मतलब जब वर्करों की बात सुनी जाती है, उसे सॉल्व किया जाता है, उनका डिस्प्यूट क्लियर किया जाता है, तब जो है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में। तो ऑप्शन होगा सी। विच वन इज अ प्रिवेंटिव आईआर मेजर? तो ऑप्शन पहला है स्ट्राइक, दूसरा है डोमेस्टिक इंक्वायरी, तीसरा इफेक्टिव ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम और चौथा है कोर्ट। तो इसमें प्रिवेंटिव आईआर मेजर कौन सा है? ठीक है, जो प्रिवेंटिव इन नेचर है, कोई डिस्प्यूट होने से पहले ही रोक ले,
तो वो है सी, इफेक्टिव ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम। अगर किसी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम होगा तो वहाँ वर्करों की बात सुनी जाएगी, उनकी जो प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व किया जाएगा। अगर उन वर्कर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो वो फिर वो आगे चल के डिस्प्यूट भी नहीं करेंगे, स्ट्राइक भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव इन नेचर है, ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम। इसका आंसर है सी। द वेब ऑफ रूल कॉन्सेप्ट इन IR इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो वेब ऑफ रूल किसके साथ एसोसिएट करता है? तो ये डनलप का है मॉडल। ठीक है, डनलप ने सिस्टम मॉडल दिया था। ठीक है, डनलप ने ही सिस्टम मॉडल दिया था, उन्हीं का ही है वेब ऑफ रूल। उनके हिसाब से इंडस्ट्री में 3 एक्टर होते हैं। एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉय, और एक होते हैं गवर्नमेंट या यूनियन। और ये तीनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं, आपस में काम करते हैं। इसी को वेब ऑफ रूल कहा गया है या फिर नेटवर्क ऑफ रूल। ठीक है, ये 3 एक्टर है और इनने ही सिस्टम मॉडल भी दिया था, यही सिस्टम मॉडल कहता है। तो इसका आंसर होगा डनलप। ठीक है, इसे नेटवर्क ऑफ रूल भी कहते हैं। तो किसने दिया था? डनलप ने। अ ट्रेड यूनियन इज प्राइमरीली फॉर्म टू। ट्रेड यूनियन क्यों बनाई जाती है? ठीक है, ट्रेड यूनियन में वर्कर्स होते हैं, ये क्यों बनती है मेनली? तो पहला ऑप्शन है प्रमोट एम्प्लॉयर इंटरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है रेगुलेट रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर, एंड तीसरा है मैनेज गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, और चौथा इशू बिजनेस लाइसेंस। नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? ये वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, ट्रेड यूनियन में वर्कर होते हैं और जब भी उन्हें अपनी बात मनवानी होती है तो ट्रेड यूनियन आगे आता है और एम्प्लॉयर से बात करता है। तो ये ट्रेड यूनियन जो है रिलेशनशिप बनाता है किसके बीच में? वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में। तो आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन अगला देखते हैं। द ट्रेड यूनियन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? ट्रेड यूनियन एक्ट किस ईयर में आया था? वो आया था 1926 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच बॉडी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सिलिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? ठीक है, तो ऑप्शन है लेबर कोर्ट, दूसरा है कॉन्सिलिएशन ऑफिसर या फिर बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट, और चौथा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 के अंदर जो कॉन्सिलिएशन होता है वो करता है कॉन्सिलिएशन ऑफिसर या बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन। ठीक है, ये एक बॉडी होती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 के अंदर। ठीक है, कॉन्सिलिएशन मतलब होता है समझौता। ठीक है, इसमें एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो समझौता कराता है वर्कर और मैनेजमेंट के बीच। ठीक है, मैनेजमेंट के बीच समझौता कराता है कौन? ऑफिसर, जो इस एक्ट के अंदर आता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 के एक्ट के अंदर आता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग रिफर्स टू नेगोशिएशन बिटवीन। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो किसके बीच में नेगोशिएशन होता है? पहला गवर्नमेंट या पब्लिक के बीच में, दूसरा एम्प्लॉयर एंड इंडिविजुअल वर्कर, तीसरा एम्प्लॉयर एंड वर्कर रिप्रेजेंटेटिव यूनियन, चौथा एम्प्लॉयर एंड क्रेडिटर। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग कौन करता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग करता है ग्रुप ऑफ वर्कर, मतलब ट्रेड यूनियन करेगा। ठीक है, ट्रेड यूनियन या फिर ग्रुप ऑफ वर्कर किसके साथ करेंगे? एम्प्लॉयर मैनेजमेंट के साथ, एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट के साथ। तो किसके बीच में होगा? यह होगा एम्प्लॉयर, ऑप्शन सी, एम्प्लॉयर वर्कर, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव एंड यूनियन, इसके बीच में होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों करी जाती है? मेनली कोई भी इशू होता है वर्कर को, या फिर मेनली ये वेज बढ़ाने के लिए की जाती है। स्टैंडिंग ऑर्डर अंडर एम्प्लॉयमेंट लॉ प्राइमरली डील्स विद। स्टैंडिंग ऑर्डर किस लिए बनाए जाते हैं? ट्रेड पॉलिसी के लिए, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड डिसिप्लिनरी रूल एट एस्टेब्लिशमेंट लेवल, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए। तो स्टैंडिंग ऑर्डर किस लिए बनाए जाते हैं? स्टैंडिंग ऑर्डर में होता है आपका कंडीशन ऑफ सर्विस। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ सर्विस मतलब कि
कितने आवर काम किया जाएगा, लीव कैसे होंगी, फाइन कितना होगा, कौन से एक्शन होंगे, कौन से रूल होंगे, तो वो सब कंडीशन ऑफ सर्विस में आता है। ठीक है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है 1946 का। ठीक है, उसके अंदर हर इंडस्ट्री को अपने स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने होते हैं, उसमें उसे सारे रूल और कंडीशन ऑफ सर्विस लिखनी होती है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर में होता है सारी सर्विस कंडीशंस, वर्कर की सारी सर्विस कंडीशन जो होती है वो स्टैंडिंग ऑर्डर में होती है। आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्ट ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड मशीनरी लाइक वर्क कमेटी, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, लेबर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल? ये सारी जो बॉडी है वो किस एक्ट के अंदर आती है? वो आती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 के अंदर। आंसर है बी। स्ट्राइक इज जनरली, स्ट्राइक क्या है? अ यूनिलैटरल मैनेजमेंट टूल, अ कलेक्टिव विड्रॉल ऑफ लेबर बाय एम्प्लॉइज, अ गवर्नमेंटल ऑर्डर, अ कोर्ट जजमेंट। तो स्ट्राइक है बी, अ कलेक्टिव विड्रॉल ऑफ लेबर बाय एम्प्लॉइज। मतलब यहाँ पर जो स्ट्राइक में जो है वर्कर जो है विड्रॉ कर देते हैं, काम करने से मना कर देते हैं जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है। तो आंसर होगा बी। वर्क कमेटी are primarily intended to a criminal prosecution, B promote good relation between employer and workman, C draft company balance sheet, D issue factory license। तो वर्क कमेटी जो बनाई जाती है वो किस लिए बनाई जाती है? वर्क कमेटी बनाई जाती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है ऑफ 1947 के अंदर बनाई जाती है। तो किस लिए बनाई जाती है? बी आंसर होगा, प्रमोट गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। ठीक है, तो वर्क कमेटी जो बनाई जाती है इसमें एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों का पार्टिसिपेशन होता है बराबरी में। ठीक है, और ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर बनाई जाती है और उन इंडस्ट्री बनाई जाती है जहां 100 से ऊपर वर्कर हैं। जहां पे 100 से ऊपर वर्कर हैं वहां पर यह वर्क कमेटी बनाई जाती है। तो इसका आंसर होगा बी, टू प्रमोट गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। ले ऑफ रिफर्स टू, ले ऑफ क्या है? परमानेंट डिसमिसल ऑफ मिसकंडक्ट, फॉर मिसकंडक्ट, टेम्परेरी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क लीडिंग टू नॉन एम्प्लॉयमेंट, सी है एम्प्लॉयर बाइंग न्यू मशीनरी और डी है एम्प्लॉय प्रमोशन। तो ले ऑफ मतलब होता है निकाल देना, कब? जब वर्क अवेलेबल नहीं है। तो आंसर होगा बी, टेम्परेरी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क लीडिंग टू नॉन एम्प्लॉयमेंट। जब एम्प्लॉयर के पास काम देने को नहीं बचता है तो वो वर्कर्स को निकाल देता है। किन किन कंडीशन में एग्जाम्पल ले सकते हैं? जैसे हम लोग मान लीजिए रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, ठीक है, पावर कट ऑफ हो गई। इन कंडीशन में जब जहां पर वर्कर जो एम्प्लॉयर है वर्कर को वर्क नहीं दे पाता है तो उन्हें ले ऑफ कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस फॉर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर रिफर्स टू पेमेंट फॉर। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को दिया जाता है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट के अंदर, वो किस लिए दिया जाता है? कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, वेजेस, इनकम टैक्स या फिर मैनेजरियल बोनस। तो जो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस होता है वो जब एक वर्कर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाता है, ठीक है, तो उस टाइम उसे पैसा दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा। एक स्टेट से जो दूसरे स्टेट में मूव करता है काम के लिए तब जो है उसे डिस्प्लेस होता है जब, तो जो है एम्प्लॉयर उसे डिस्प्लेसमेंट अलाउंस देता है। ये कॉस्ट ऑफ ट्रेवल होता है एंड रिसेटलमेंट व्हेन जॉब एंड्स। ठीक है, अच्छा, इस एक्ट के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट अलाउंस दिया जाता है? वो दिया जाता है 50% ऑफ वेजेस या 75 रुपीज, जो विच एवर इज हायर। ठीक है, 50% ऑफ वेजेस या 75 रुपीज, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस दिया जाएगा इस एक्ट के अंदर, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 डिफाइंस वर्कर ब्रॉडली टू इंक्लूड पर्सन अर्निंग वेजेस अप टू अ सर्टेन सीलिंग, दैट वेजेस सीलिंग मेंशन्ड इन प्रपोजल समराइज इज। तो जो नया अपना कोड आया है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, उसमें वर्कर की वेज सीलिंग रखी गई है, एक सर्टेन सीलिंग, मतलब इस वेज के नीचे ही जो है वर्कर इस एक्ट पे अप्लाई होंगे। तो वो है 18,000।
जिनकी भी तनख्वाह 18,000 से नीचे है उन पर यह एक्ट लागू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ यूनियन गिव्स, पहला ऑप्शन है कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ अ एग्जिस्टेंस एज अ लीगल एंटिटी, सेकंड अल्टीमेट स्टेट फंडिंग, अनलिमिटेड स्टेट फंडिंग, सी इम्यूनिटी फ्रॉम लॉ, और सी है ऑटोमेटिक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन फॉर बार्गेनिंग। तो इसका आंसर होगा ए। जो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन होता है ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 के अंदर, वो ट्रेड यूनियन को उसका रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद वो एक लीगल एंटिटी बन जाती है। ठीक है, तो जब ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब वो एक लीगल एंटिटी बन जाती है। ठीक है, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, ये ट्रेड यूनियन एक्ट जो है उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है, सिर्फ रजिस्टर करता है। ठीक है, ना राइट देता कलेक्टिव बार्गेनिंग का, ना राइट देता कलेक्टिव बार्गेनिंग का, ना उसे रिकॉग्नाइज करता है, सिर्फ उसे रजिस्टर करता है और वो एक लीगल एंटिटी बन जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अ स्ट्राइक इज इलीगल व्हेन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर स्ट्राइक कब इलीगल होगी? तो ऑप्शन ए है इट इज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एंड नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, सेकंड है इट इज अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ओनली, थर्ड है इट रिलेट्स टू कल्चरल एक्टिविटीज, डी है इट इज डिक्लेयर्ड बाय द यूएन। तो स्ट्राइक इलीगल कब मानी जाएगी? जब वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में हो और लॉ के साथ ना हो, मतलब कोई आपने जो है उस इलीगल हो, कोई आपने नोटिस ना दिया, बिना नोटिस का आप स्ट्राइक कर देते हैं तो वो इलीगल होगी। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। हॉक्सी बिजनेस यूनिज्म मेनली फोकस ऑन, ठीक है, जो हॉक्सी का बिजनेस यूनिज्म है वो किस पे फोकस करता है? ऑप्शन ए है क्लास स्ट्रगल एंड ओवरथ्रो द कैपिटलिज्म, ऑप्शन बी है इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट लाइक वेजेस एंड आवर्स, सी है वर्कर कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री, और डी है रेवोल्यूशनरी चेंज थ्रू स्ट्राइक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो हॉक्सी का बिजनेस यूनिज्म क्या कहता है कि वर्कर को जो है तुरंत कुछ ना कुछ वर्किंग, उनकी वेजेस में, उनके आवर्स में, उनकी वर्किंग कंडीशन में सुधार होना चाहिए। ठीक है, उसका रेवोल्यूशन से कोई मतलब नहीं, उसका क्लास स्ट्रगल से कोई मतलब नहीं, वो कह रहा है वो सिर्फ वर्कर के लिए काम करता है। जो उसका ये थ्योरी है वो कहती है कि सिर्फ हम लोग को वर्कर के लिए काम करना चाहिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, उनकी वर्किंग कंडीशन के लिए काम करना चाहिए। बाकी सब चीज़ें जैसे रेवोल्यूशन है, क्लास स्ट्रगल है, इसे नहीं देखना चाहिए। तो ये क्या कहता है? इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट लाइक वेजेस एंड आवर फॉर वर्कर। ठीक है, हमें वर्कर के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। इसी को हम लोग ब्रेड एंड बटर यूनिज्म भी कहते हैं। इसी को हम लोग ब्रेड एंड बटर यूनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कोल ग्लाइड सोशलिज्म द कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री शुड रेस्ट विद, ऑप्शन ए कैपिटलिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट ब्यूरोक्रेसी, ऑप्शन सी वर्कर गिल्ड्स, ऑप्शन डी जुडिशरी। ठीक है, तो कोल के हिसाब से जो है इंडस्ट्री का कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? तो कोल के हिसाब से इंडस्ट्री का कंट्रोल होना चाहिए वर्कर के पास, वर्कर के संगठन के पास, क्योंकि वही ट्रू प्रोड्यूसर होते हैं। तो कोल कहते हैं कि जो इंडस्ट्री का जो कंट्रोल है वो वर्कर्स के पास होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं की थ्योरी है, इनकी थ्योरी है यूनियन कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री। इनने थ्योरी दी थी, उसका नाम था यूनियन कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो कोल कहते हैं कि जो मेन कंट्रोल होना चाहिए इंडस्ट्री का, किसी की भी इंडस्ट्री का, वो वर्कर के पास होना चाहिए, क्योंकि वही ट्रू प्रोड्यूसर है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। इनने दी थी यूनियन कंट्रोल थ्योरी। अगला क्वेश्चन है पर्ल्समैन थ्योरी ऑफ जॉब एंड स्कैरसिटी आर्ग्यू दैट यूनियन फॉर्म प्राइमरी बिकॉज,
ऑप्शन ए वर्कर वांट टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, ऑप्शन बी वर्कर वांट जॉब सिक्योरिटी इन कंडीशन ऑफ स्कैर्सिटी, ऑप्शन सी एम्प्लॉयर इंकरेज यूनियन ग्रोथ, ऑप्शन डी गवर्नमेंट मैंडेट्स यूनियन फॉर्मेशन। तो जो पर्समैन थ्योरी है जॉब स्कैर्सिटी की, वो क्या कहती है ट्रेड यूनियन के बारे में कि ट्रेड यूनियन क्यों बनते हैं, ट्रेड यूनियन क्यों बने। तो वो ये कहते हैं कि ट्रेड यूनियन इसलिए बने ताकि जब भी जॉब की कमी हो तो उन्हें वर्कर्स को जॉब से ना निकाला जाए। अगर साथ में रहेंगे तो एम्प्लॉयर जो है वर्कर को जॉब से नहीं निकाल पाएगा। तो यूनियन क्यों बने, ट्रेड यूनियन क्यों बने, ताकि जब भी जॉब की स्कैर्सिटी हो, जॉब की कमी हो, तो जॉब सिक्योरिटी बनी रहे, वर्कर को जॉब से ना निकाला जाए। तो आंसर होगा बी, वर्कर वांट जॉब सिक्योरिटी इन कंडीशन ऑफ स्कैर्सिटी। इसीलिए उन्होंने ट्रेड यूनियन बनाया। ठीक है, इसीलिए उन्होंने ट्रेड यूनियन बनाया ताकि उन्हें जॉब से ना निकाला जाए जब जॉब की कमी हो। तो आंसर होगा बी। सिडनी वेब कंसीडर ट्रेड यूनियन एज, सिडनी और वेब ने ट्रेड यूनियन को कैसा कैसा कहा। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला है इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास वेलफेयर, दूसरा है सब्स्टिट्यूट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, तीसरा है मेथड फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। और यही इसका आंसर है। सिडनी वेब की थ्योरी है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की, सिडनी वेब की थ्योरी है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की, याद रखिएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के सिडनी वेब की थ्योरी है। इनने कहा कि जो ट्रेड यूनियन बनते हैं वो जो है इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी लाते हैं, बराबरी का हक लाते हैं वर्कर के लिए। ठीक है, तो उनका कहना है कि ट्रेड यूनियन बनते हैं तो वो इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करते हैं। तो मैटर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से ट्रेड यूनियन बने, और यही इनका मेन काम है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी मेंटेन करना इंडस्ट्री के अंदर। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन सी यूनियन एक्टिविटी एज। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी है ट्रेड यूनियन की, वो ट्रेड यूनियन की जो एक्टिविटीज है उन्हें कैसे देखती है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका पहला है कि टेम्परेरी रिफॉर्म विद इन अ कैपिटल स्ट्रक्चर, अ टूल टू क्रिएट एम्प्लॉय हार्मनी, इररिलेवेंट टू अ कास्ट स्ट्रगल, और है सब्स्टिट्यूट फॉर रेवोल्यूशन। इसका आंसर है ए, अ टेम्परेरी रिफॉर्म विद इन कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर। मार्केट थ्योरी जो है वो क्लास थ्योरी है। ठीक है, और ये कार्ल मार्क्स ने दी थी। इनका ये कहना है कि जो भी ट्रेड यूनियन बनते हैं, मार्क्सिस्ट थ्योरी कहती है कि जो भी ट्रेड यूनियन बनते हैं वो एक टेम्परेरी रिलीफ है, मतलब वो टेम्परेरी वर्कर की कंडीशन को सुधार सकते हैं सिर्फ। ठीक है, कुछ समय के लिए वर्कर की कंडीशन सुधर जाएगी बस ट्रेड यूनियन से। लेकिन अगर हमने परमानेंट कंडीशन सुधारनी है वर्कर की तो हमें क्लास स्ट्रगल करनी पड़ेगी। क्लास स्ट्रगल का मतलब हमें जो है कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को उखाड़ के फेंक देना होगा। कैपिटलिस्ट को, पूंजीवाद स्ट्रक्चर को हम लोग को उखाड़ के फेंक देना होगा, वही परमानेंट है। और ट्रेड यूनियन जो है वो टेम्परेरी है। ठीक है, वो कुछ समय के लिए वर्कर को रिलीफ दे देगा, लेकिन अगर हमें परमानेंट चाहिए तो जो हमें कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है, जो पूंजीवाद का स्ट्रक्चर है, उसे उखाड़ के फेंक देना होगा। ये कहती है मार्क्सिस्ट थ्योरी। जिसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेनेबम पावर थ्योरी व्यूज यूनियन प्राइमरीली एज। जो टेनेबम की पावर थ्योरी है यूनियन के लिए, वो क्या कहती है। ठीक है, तो वो कहती है, इसमें ऑप्शन होगा इसका आंसर बी, द पावर ऑर्गेनाइजेशन दैट बैलेंस मैनेजरल अथॉरिटी। तो उनका ये कहना है कि जो पावर, जो ट्रेड यूनियन है, जो ट्रेड यूनियन बनते हैं वो जो है मैनेजर की, एम्प्लॉयर की जो अथॉरिटी है उसकी पावर को बैलेंस कर देते हैं, और वर्कर के पास भी पावर आ जाती है। ठीक है, तो ये पावर थ्योरी कहती है। आगे चलते हैं। अ प्लेसेटिंग थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर इज बेस्ड ऑन। ठीक है, ऑप्शन है मोरल ऑब्लिगेशन, एम्प्लॉयर गुडविल, प्रिवेंटिंग लेबर अनरेस्ट बाय ऑफरिंग वेलफेयर मेजर, और चौथा है गवर्नमेंट कंपनसेशन। तो पहले समझते हैं कि प्लेसेटिंग थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर कहती क्या है। इसका ये मतलब है, प्लेसेटिंग मतलब पैसिफाई। इसमें क्या होता है कि जो मैनेजर या फिर एम्प्लॉयर जो होता है वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वेलफेयर जो है
वर्कर को देता रहता है ताकि वो शांत रहें, पैसिफाई रहें और वो कोई रेवोल्यूशन ना कर दे, स्ट्राइक ना कर दे, अपोज ना कर दे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वेलफेयर देते रहो वर्कर को। ठीक है, थोड़ा बहुत वेलफेयर देते रहो ताकि वो कोई अनरेस्ट ना कर दे, कोई रेवोल्यूशन ना कर दे। तो इसका आंसर होगा सी, प्रिवेंट लेबर अनरेस्ट बाय ऑफरिंग वेलफेयर मेजर। ठीक है, ताकि लेबर कोई आंदोलन ना कर दे, इसलिए थोड़ा बहुत उन्हें वेलफेयर बीच बीच में देते रहिए, उन्हें पैसिफाई करिए। तो ऑप्शन होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैटर्नलिस्टिक थ्योरी व्यूज लेबर वेलफेयर एज। ठीक है, तो ऑप्शन ए वर्कर राइट, ऑप्शन बी एम्प्लॉयर्स ड्यूटी एज अ पेरेंट फिगर, ऑप्शन सी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन डी यूनियन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि इसमें जो है लेबर जो है, जो सॉरी क्या कहते हैं, जो मैनेजर है और जो एम्प्लॉयर है वो एज अ फादर फिगर है, वो फादर या पेरेंट फिगर है। ठीक है, लेबर और एम्प्लॉयर और मैनेजर एक फादर फिगर है और वो जो अपने वर्कर है और लेबर को उन्हें अपने चाइल्ड की तरह रखता है। ठीक है, उन्हें वेलफेयर देगा अपने बच्चों की तरह। ठीक है, तो एम्प्लॉयर ड्यूटी एज अ पेरेंट फिगर, जहां एम्प्लॉयर जो है वो गार्जियन की तरह, पेरेंट फिगर की तरह अपने वर्करों को वेलफेयर देता है, उनकी मतलब मदद करता है, उन्हें उन्हें सही वर्किंग कंडीशन और वेलफेयर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अगला देखते हैं। In functional efficiency theory of labor welfare, the welfare scheme are provided to option A, avoid trade unionism, option B, improve productivity and efficiency, option C, show political loyalty, option D, reduce government inspection। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी, टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। इसका मतलब समझ लेते हैं हम लोग। द फंक्शनल एफिशिएंसी थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर, इसमें क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर मैनेजमेंट जो है वेलफेयर वेलफेयर जो है अपने वर्कर को क्यों देता है? वो इसलिए देता है ताकि उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो सके। ठीक है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सके। तो जो भी वेलफेयर होता है वो इसलिए दिया जाता है कि उनकी वर्किंग कंडीशन, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वो अच्छी हो सके। अगर वेलफेयर, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फैक्ट्री या इंडस्ट्री की इफिशियंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो फंक्शनल थ्योरी कहती है कि जैसा आप लेबर को वेलफेयर देंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, ये फंक्शनल थ्योरी कहती है वेलफेयर। अगली देखते हैं। दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट वेलफेयर एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट इमेज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पब्लिक रिलेशन थ्योरी। क्वेश्चन समझ लेते हैं। इनका ये कहना है कि कौन सी जो वेलफेयर थ्योरी है, ठीक है, कौन सी वेलफेयर थ्योरी बताती है कि जो मैनेजर है या वह एम्प्लॉयर है वो वेलफेयर करता है अपनी इमेज सुधारने के लिए, अपनी इंडस्ट्री की इमेज सुधारने के लिए। कौन सी थ्योरी बताती है कि वो वर्कर जो है, एम्प्लॉयर जो है वेलफेयर करता है? तो वो है पब्लिक रिलेशन थ्योरी। इसका मतलब ये है, कोई भी इंडस्ट्री जब वर्कर का वेलफेयर करती है, कोई भी इंडस्ट्री जब वर्कर का वेलफेयर करती है तो उनकी कंडीशन सुधरती है, तो उससे उस इंडस्ट्री की गुडविल बढ़ती है। ठीक है, उसका नाम बढ़ता है और पब्लिक में एक बहुत अच्छा मैसेज आता है कि देखो ये इंडस्ट्री अपने वर्कर के लिए कितना अच्छा कर रही है, तो उनकी पब्लिक इमेज अच्छी हो जाती है। तो इसे कहते हैं पब्लिक रिलेशन थ्योरी। ठीक है, वो जहां पर इंडस्ट्री इसलिए वेलफेयर कर रही है ताकि उसकी पब्लिक में इमेज अच्छी हो जाए। अंडर पुलिस थ्योरी एम्प्लॉयज प्रोवाइड वेलफेयर बिकॉज। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, दे आर compassionate, B, state forced them to ensure order and discipline, C, union demanded, D, it increased productivity। तो पुलिस थ्योरी क्या कहती है पहले समझ लेते हैं। पुलिस थ्योरी के अंदर ये होता है कि वेलफेयर तब प्रोवाइड किया जाता है जब गवर्नमेंट या फिर कोई रूल या कोई पॉलिसी उन्हें फोर्स करती है वर्कर को वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए। मतलब ये है कि मैनेजर या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयर वेलफेयर नहीं प्रोवाइड करवाना चाहता है वर्कर को, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट का रूल उन्हें फोर्स करता है कि आप अपने वर्कर को वेलफेयर प्रोवाइड कराइए,
उन पर पुलिसिंग करता है, उन पर नजर रखता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, स्टेट फोर्सेस देम टू इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ठीक है, स्टेट उन्हें फोर्स करता है कि आप अपने वर्कर को वेलफेयर दीजिए। पुलिस थ्योरी क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट या स्टेट फोर्स करता है अपने एम्प्लॉयर को कि आप अपने वर्कर को वेलफेयर दीजिए। द मेन डिफरेंस बिटवीन हॉक्सी अपलिफ्ट यूनिज्म एंड रिवॉल्यूशनरी यूनिज्म। जो हॉक्सी का एक अपलिफ्ट है और रिवॉल्यूशनरी यूनिज्म है, इसमें अंतर क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अपलिफ्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर वर्कर के लिए काम किया जा रहा है, वर्कर की वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करने के लिए काम किया जा रहा है। और रिवॉल्यूशनरी में क्या होता है कि ये थोड़ा वायलेंट नेचर है, ये क्लास स्ट्रगल टाइप का है। ठीक है, इसमें क्लास स्ट्रगल है, इसमें आंदोलन करना। ठीक है, वर्कर इसमें आंदोलन करने के लिए बात करते हैं। और इसमें क्या होता है? वर्कर की वर्किंग कंडीशन सुधारने की बात होती है। ठीक है, कि वर्कर की वर्किंग कंडीशन अच्छी हो जाए, उन्हें ज़्यादा वेजेस मिले। इसमें रिवॉल्यूशन की बात होती है, आंदोलन की। इसमें वर्कर जो है अपनी कंडीशन आंदोलन के थ्रू सुधारना चाहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, अपलिफ्ट फोकस ऑन मोरल इंप्रूवमेंट वर्कर का। और जो रिवॉल्यूशनरी है, फोकस ऑन सिस्टम ओवरथ्रो, वो कैपिटलिस्ट टाइप की तरह है, क्लास थ्योरी। ठीक है, सिस्टम को हटा के जो है वर्कर ही ओनर बन जाए। ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू वेब द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ यूनियन इज। ठीक है, तो वेब के हिसाब से लॉन्ग टर्म क्या है ट्रेड यूनियन का? तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि वेब ने ही दी थी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की थ्योरी। तो इसका आंसर होगा इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंडीशन। और इनने दी थी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की थ्योरी। कोल्स थ्योरी डिफर फ्रॉम मार्क्स थ्योरी बिकॉज कोल। ठीक है, तो कोल थ्योरी जो है मार्क्स थ्योरी से कैसे डिफर करती है? देखिए, मैं समझा देता हूँ। कोल थ्योरी जो थी वो ये कहती थी कि वर्कर ही ट्रू ओनर होते हैं। ठीक है, और वर्कर ही ट्रू ओनर होते हैं, और वर्कर जो कंट्रोल होना चाहिए इंडस्ट्री का, वो वर्कर के हाथ में होना चाहिए। जो कंट्रोल होना चाहिए वर्कर इंडस्ट्री का, वो वर्कर के हाथ में होना चाहिए। ये कोल थ्योरी कहती है। मार्क्स थ्योरी ये कहती है कि कैपिटलिज्म को हटा दो और वर्कर की ओनरशिप ले आओ। कैपिटलिज्म को हटा दो और वर्कर की ओनरशिप ले आओ। तो दोनों लोग ही वर्कर की ओनरशिप की बात कर रहे हैं। मार्क्स थ्योरी भी कहती है कि वर्कर की ओनरशिप होनी चाहिए, और कोल थ्योरी भी कहती है वर्कर की ओनरशिप होनी चाहिए। लेकिन मार्क्स थ्योरी थोड़ी वायलेंट है। ये कहती है कि हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके हम पूंजीवाद को हटा पाएंगे, कैपिटलिस्ट को हटा पाएंगे। और ये ऐसी कोई वायलेंट की बात नहीं करती है, ये वायलेंट नेचर में नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा बी, बिलीव्ड इन डेमोक्रेटिक वर्कर गिल्ड और नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन। तो कोल जो है नॉन वायलेंट है, ये डेमोक्रेटिक है। ये कहती है कि वर्कर का जो है ओनरशिप होनी चाहिए, लेकिन डेमोक्रेटिक वे से। और ये मार्क्स थ्योरी जो कहती है यहाँ पर वायलेंट की बात होती है, इसमें होता है क्लास स्ट्रगल की बात। तो आंसर होगा इसका बी। असर्शन है, अ persisting theory of labor welfare aim to maintain industrial peace। ठीक है, it suggests welfare is provided only when workers are highly productive। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। पहली बात ठीक है। क्यों? कि प्लेसिटिंग थ्योरी के अंदर वर्कर को वेलफेयर तभी दिया जाता है जब उसे लगता है कि वर्कर कोई रेवोल्यूशन ना कर दे, वर्कर स्ट्राइक ना कर दे, तब बस उसे लेबर वेलफेयर दिया जाता है। लेकिन ये क्या लिखा है? सेकंड रीजन क्या है? इट सजेस्ट वेलफेयर इज प्रोवाइडेड ओनली वर्कर प्रोडक्टिव। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी। स्ट्राइक बिकम इलीगल अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट व्हेन। तो इसका आंसर होगा बी, इट ऑकर्स इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्वे विदाउट नोटिस। स्ट्राइक इलीगल कब मानी जाएगी? जब आप उसे विदाउट नोटिस कर रहे हैं, वो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में, तो वो इलीगल मानी जाएगी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 के अंदर। स्टे इन स्ट्राइक क्या होती है? तो स्टे इन स्ट्राइक मतलब होता है
कि आप जो है इंडस्ट्री के अंदर ही रह के स्ट्राइक कर रहे हैं और काम रोक दे रहे हैं। तो ऑप्शन होगा इसका ए, वर्कर रिमेन इनसाइड प्रीमिसेस बट स्टॉप वर्क। वर्कर इंडस्ट्री के अंदर ही रहते हैं, बस काम रोक देते हैं, तो उसे कहते हैं स्टे इन स्ट्राइक। आंसर ऑप्शन है ए। अगला है गो स्लो स्ट्राइक। गो स्लो स्ट्राइक क्या होती है? गो स्लो स्ट्राइक वो होती है जिसमें क्या होता है कि वर्कर धीमे धीमे काम करते हैं। इसमें काम रोकते नहीं वर्कर, बस स्लो काम करते हैं। वर्कर जो है बहुत धीमे धीमे स्लो काम करते हैं इसके अंदर। तो उससे क्या होता है, इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी रुक जाती है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी, इट रिड्यूस प्रोडक्टिविटी वाइल अपेयरिंग टू वर्क। वर्कर काम करते रहेंगे धीरे धीरे, लेकिन इतने धीमे काम होगा कि इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री का नुकसान होगा। तो ये होती है गो स्लो स्ट्राइक। इसमें काम नहीं रोका जाता, बस काम धीमे धीमे किया जाता है वर्कर के द्वारा। विच स्ट्राइक एम टू शो सॉलिडिटी विद वर्कर ऑफ अनदर इंडस्ट्री। ठीक है, तो कौन से ऐसे स्ट्राइक है जो अपने लिए नहीं दूसरी इंडस्ट्री के लिए की जाती है? वो है सिंपैथी स्ट्राइक। सिंपैथी मतलब किसी दूसरी इंडस्ट्री में कोई दिक्कत आ गई, कोई दूसरी इंडस्ट्री के वर्कर हैं, उन्हें दिक्कत आ गई, ठीक है, उनके उनके सपोर्ट में स्ट्राइक करना, तो उसे कहते हैं सिंपैथी स्ट्राइक। किसी के सपोर्ट में स्ट्राइक करने को सिंपैथी स्ट्राइक कहते हैं। फ्लैश स्ट्राइक क्या होती है? ठीक है, कोई तुरंत स्ट्राइक हो जाए, सडन स्ट्राइक, तुरंत स्ट्राइक हो जाए विदाउट नोटिस, बिना कोई नोटिस दे तुरंत स्ट्राइक कर दी जाए, तो होगा आंसर बी, स्ट्राइक बिंग सडनली विदाउट नोटिस। तुरंत स्ट्राइक हो जाए विदाउट नोटिस तो उसे कहेंगे फ्लैश स्ट्राइक। वर्क टू रूल मतलब क्या होता है? वर्क टू रूल में भी काम नहीं रोका जाता है, वर्कर काम करते रहते हैं, लेकिन वर्कर जो हैं बिल्कुल रूल के हिसाब से काम करते हैं इसमें। उससे क्या होता है, देखिए जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, मत लीजिए कि सुबह 7 से 5 बजे के बीच में काम है, तो वर्कर जो है 5 बजे उनकी छुट्टी हो जाएगी, तो वर्कर जो है 5 बजे ही छोड़ के चला जाएगा, भले ही काम पूरा हुआ हो चाहे ना हुआ हो। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर 5 बजे तक का काम है और रूल में लिखा है कि 5 बजे तक काम करना है, तो वर्कर 5 ही बजे छोड़ के चला जाएगा तुरंत। ठीक है, वो रूल के हिसाब से काम करेगा। तो रूल के हिसाब से अगर काम करेगा तो इंडस्ट्री में बहुत सारे काम जो है पेंडिंग रह जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसे वर्क रूल कहते हैं। जो वर्कर है बिल्कुल रूल के हिसाब से काम करता है, वर्किंग स्ट्रिक्टली बाय रूल टू रिड्यूस आउटपुट, इससे आउटपुट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी वर्कर जो फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। आप वर्कर से ये नहीं कह सकते कि आप थोड़ा ज्यादा काम कर लो, कम काम कर लो, ये काम कर लो, वो नहीं कह सकते। वो बिल्कुल जो है रूल के हिसाब से काम करेगा वर्कर। हंगर स्ट्राइक क्या होती है? हंगर स्ट्राइक आपको पता होगा, जहां पर जो स्ट्राइक में वर्कर जो है भूखे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो उससे एक बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, मोरल प्रेशर जो है बढ़ जाता है एम्प्लॉयर के ऊपर। ठीक है, एम्प्लॉयर के ऊपर मोरल प्रेशर बढ़ जाता है इसके ऊपर, इस वजह से। तो आंसर होगा इसका बी, टू गेन पब्लिक सिंपैथी एंड मोरल प्रेशर। ठीक है, क्योंकि जब हंगर स्ट्राइक करोगे तो पब्लिक की भी सिंपैथी मिलती है। स्ट्राइक अंडरटेकन फॉर बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन इज कॉल्ड। स्ट्राइक जो बेटर वेजेस और वर्किंग कंडीशन के लिए करी गई उसे क्या कहेंगे हम लोग? इकोनॉमिक स्ट्राइक। आगे चलते हैं। अंडर आईडी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, स्ट्राइक इज इलीगल। स्ट्राइक इलीगल है अगर वो जो है इट ऑकर ड्यूरिंग द कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग। कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग मतलब अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई, ठीक है, कोई इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, उसके बीच में आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, जिसके लिए आप स्ट्राइक कर रहे हैं किसी भी काम के लिए, और उसी पे कोई इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस टाइम स्ट्राइक नहीं कर सकते। ठीक है, वो इलीगल मानी जाएगी, क्योंकि मामला इस टाइम इंक्वायरी या कोर्ट के पास है। जनरल स्ट्राइक क्या होती है? जनरल स्ट्राइक क्या होती है? तो जनरल स्ट्राइक होती है, इसका आंसर होगा ए, स्ट्राइक बाय इंटायर रीजन इंडस्ट्री फॉर ब्रॉड इशू।
ठीक है, जब बहुत बड़ी इंडस्ट्री या पूरे इंटायर रीजन में स्ट्राइक होती है, कोई बहुत बड़ी स्ट्राइक होती है जिसमें 4-5 इंडस्ट्री साथ में जुड़ के किसी बड़े इशू के लिए स्ट्राइक करती हैं, वो होती है जनरल स्ट्राइक। टूल डाउन स्ट्राइक क्या होती है? ठीक है, टूल डाउन स्ट्राइक किससे एसोसिएटेड है? ठीक है, तो टूल डाउन स्ट्राइक जो है वो ब्लू कॉलर वर्कर के लिए होती है। ब्लू कॉलर वर्कर जो लेबर्स होते हैं उनके लिए होती है। व्हाइट कॉलर जो होते हैं वो होते हैं मैनेजरल स्टाफ या कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। ठीक है, तो इनके लिए होती है पेन डाउन, इनके लिए होती है पेन डाउन। और टूल डाउन होती है लेबर्स क्लास के लिए। ठीक है, ब्लू कॉलर वर्कर के लिए। तो टूल डाउन का मतलब क्या है? इसमें वो जो है अपने टूल्स रख देते हैं और काम नहीं करते हैं, मतलब। ठीक है, तो वही एक तरह का स्ट्राइक है, टूल डाउन स्ट्राइक। लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होती है? लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, आंसर्स का होगा ए, अ सरप्राइज स्ट्राइक विदाउट वार्निंग। सरप्राइज स्ट्राइक विदाउट वार्निंग, तो इसका आंसर होगा ए। विच स्ट्राइक में बी ट्रीटेड एज मिसकंडक्ट? कौन सी स्ट्राइक मिसकंडक्ट मानी जाती है? तो जो है इसमें से आंसर इसका बी, गो स्लो स्ट्राइक जो है मिसकंडक्ट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वर्कर बहुत धीमे धीमे काम करते हैं, काम रोकते नहीं है, काम करते हैं, जिससे जो फैक्ट्री इंडस्ट्री का आउटपुट है वो डिक्रीज कर जाता है और फैक्ट्री और इंडस्ट्री बहुत लॉस में चली जाती है। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो क्या कहते हैं उसे, एम्प्लॉयर को पता भी नहीं लगता कि कब वर्कर धीमे काम करने लगे, तो इसे मिसकंडक्ट माना जाता है गो स्लो स्ट्राइक को, सीरियस मिसकंडक्ट। Which of the following is not a form of strike but a form of protest? कौन स्ट्राइक नहीं है लेकिन एक तरह का प्रोटेस्ट है? तो वो है हड़ताल। ठीक है, इसका आंसर होगा हड़ताल। ये एक तरह का सिविल प्रोटेस्ट है। ठीक है, सारी इंडस्ट्री के लोग हड़ताल पे चले गए। घेराव, घेराव डिफर्स फ्रॉम स्ट्राइक बिकॉज, ठीक है, स्ट्राइक से जो घेराव हो स्ट्राइक से कैसे अलग है? ठीक है, स्ट्राइक में क्या होता है कि आप बस काम रोक दिया आपने। ठीक है, आपने कहा कि हम नहीं काम करेंगे। और घेराव में क्या होता है कि वो फिजिकली मैनेजर को या फिर कंपनी को, इंडस्ट्री को घेर लेते हैं। ठीक है, मैनेजर को घेर लिया, इंडस्ट्री को घेर लेते हैं, तो उसे कहते हैं घेराव। ये इलीगल है। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स फिजिकली सराउंडिंग ऑफ मैनेजर्स और प्रेमाइसेस। उनके घरों को घेर लेते हैं, मैनेजर को घेर लेते हैं, इंडस्ट्री को घेर लेते हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने देते हैं। ठीक है, स्ट्राइक में क्या होता है कि बस काम नहीं करता है, और यहाँ फिजिकली लोगों को या उनके एम्प्लॉयर को घेर लिया जाता है, उसे कहते हैं घेराव। पहला असर्शन है गो स्लो इज कंसिडर मोर डैमेजिंग देन नॉर्मल स्ट्राइक। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये मोर डैमेजिंग होता है क्योंकि नॉर्मल स्ट्राइक में तो सिर्फ काम रोकते हैं, इसमें तो धीमे धीमे काम करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लॉसेस होता है क्योंकि इसमें धीमे धीमे काम करते हैं और एम्प्लॉयर को पता भी चलता है कि उसका लॉस होने लगा। इन गो स्लो वर्कर अपीयर टू फॉलो ऑर्डर बट इंटेंशनली रिड्यूस आउटपुट। ठीक है, तो इसका ये भी सही है कि गो स्लो में जो है वर्कर ऑर्डर फॉलो करते हैं लेकिन इतना धीमे काम करते हैं कि आउटपुट रिड्यूस हो जाता है, तो दोनों सही है। अ गोल ऑफ यूनिटरी अप्रोच इज टू क्रिएट, इसका आंसर क्या होगा? जो यूनिटरी अप्रोच है उसका गोल क्या है? उसका गोल है अ हारमोनियस एंड लॉयल वर्कफोर्स। पहले समझते हैं यूनिटरी अप्रोच होता क्या है। देखिए, यूनिटरी अप्रोच ये कहता है कि वर्कर, यूनिटरी अप्रोच कहता है कि वर्कर और मैनेजमेंट दोनों का एक ही गोल होता है। ठीक है, दोनों का एक ही एम है, क्या? इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। दोनों का एक ही इंटरेस्ट होना चाहिए, इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। दोनों वर्कर और मैनेजर दोनों एक ही हैं, यूनिटरी अप्रोच है, दोनों का एक ही गोल होना चाहिए, क्या? इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। और दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ये कौन कहता है? ये यूनिटरी अप्रोच कहता है। और मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता भी है
कोई कॉन्फ्लिक्ट होती भी है तो वो अब नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो इसमें यही कहता है कि वर्कर और मैनेजमेंट दोनों एक होते हैं और दोनों का एक ही गोल होना चाहिए, इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, और उन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी। अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट थ्योरी, ट्रेड यूनियन आर, जो प्लूरलिस्ट थ्योरी है उसके हिसाब से ट्रेड यूनियन क्या है? इसका आंसर होगा सी। ट्रेड यूनियन आर एज वैलिड एंड नेसेसरी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो पहले समझते हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी होती क्या है। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा यूनिटी थ्योरी, प्लूरलिस्ट थ्योरी ये कहती है कि वर्कर और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, वर्कर और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं। ठीक है, और दोनों जो है के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना नेसेसरी है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्लूरलिस्ट मतलब दोनों अलग अलग हैं, वर्कर अलग है, मैनेजर अलग है, दोनों के इंटरेस्ट अलग हैं और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ट्रेड यूनियन बनेगा। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन इज वैलिड एंड नेसेसरी इंस्टीट्यूशन। अगला देखते हैं, ह्यूमन रिलेशन स्कूल वर डेवलप्ड आफ्टर विच फेमस स्टडी? तो इसका आंसर है ए, हैफस्टॉन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये इथिलीन मायो का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्केट थ्योरी द सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट इज। जो मार्केट थ्योरी है, क्लास थ्योरी, उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा क्लास स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो मार्केट थ्योरी कहती है कि वर्कर और कैपिटलिस्ट, वर्कर और मैनेजर दोनों इक्वल नहीं हैं। ठीक है, और वर्करों को क्लास स्ट्रगल करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी जगह बना सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डनलप सिस्टम थ्योरी फोकस ऑन, डनलप की जो सिस्टम थ्योरी है वो किस पे फोकस करती है? तो इसका आंसर होगा सी, इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर एंड देयर रूल दे क्रिएट। तो डनलप की थ्योरी कहती है कि आईआर के अंदर, इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर तीन एक्टर होते हैं। एक होता है वर्कर, दूसरा एक्टर होता है आपका एम्प्लॉयर, तीसरा एक्टर होता है आपका यूनियन या गवर्नमेंट। ठीक है, तो यही तीन एक्टर होते हैं और इनके तीनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, यही आपस में तीनों इंटरेक्ट करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, यही सिस्टम थ्योरी कहती है। ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करके, वर्कर, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट, ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करके एक सिस्टम बनाते हैं और रूल्स बनाते हैं। तो ये डनलप थ्योरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच आईआर थ्योरी ट्रीट कॉन्फ्लिक्ट एज अन ओनली इनविटेबल बट समटाइम डिजायरेबल? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, प्लूरलिस्ट थ्योरी। प्लूरलिस्ट थ्योरी ये कहती है कि जो वर्कर है और एम्प्लॉयर है, इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो हो गए ही रहेगा, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, और वो कभी कभी जरूरी भी है। ठीक है, समटाइम डिजायरेबल, कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी भी है। इससे क्या होगा कि वर्कर की कंडीशन भी पूरी होती रहेंगी और एक पीस बना रहेगा इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये कहती है प्लूरलिस्ट थ्योरी कि कॉन्फ्लिक्ट वर्कर और इंडस्ट्री के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में होगा ही होगा और ये नेचुरल है। विच थ्योरी पेव्ड द वे फॉर मॉडर्न पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट? ठीक है, मॉडर्न पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट को कौन बढ़ावा देती है? वो है ह्यूमन रिलेशन। इसका आंसर होगा ह्यूमन रिलेशन। थ्योरी दैट रिजेक्ट द assumption ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हार्मोनी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी। मैं आपको बता चुका हूं कि प्लूरलिस्ट थ्योरी ये कहती है कि
कॉन्फ्लिक्ट जो है वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में नेचुरल है, उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनी नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही रहेगा। डनलप आइडेंटिफाइड दैट एक्टर इन द आईआर सिस्टम इंक्लूड, जो डनलप का सिस्टम मॉडल है, डनलप का सिस्टम मॉडल है, उसके अंदर उसने कितने एक्टर बताया है? वो है गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर, ये 3 एक्टर हैं जो आपस में मिलकर काम करते हैं। This theory aligns with collective bargaining as a power balancing mechanism। ठीक है, कौन सी थ्योरी कहती है कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है बहुत जरूरी है इंडस्ट्री में फॉर पावर बैलेंसिंग, ताकि पावर जो है वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में बनी रहे, पावर बैलेंस बना रहे दोनों के बीच में। तो वो कहती है आपकी प्लूरलिस्ट थ्योरी, वो कहती है आपकी प्लूरलिस्ट थ्योरी। ठीक है, आगे चलते हैं। विच आयर थ्योरी इग्नोर्स इकोनॉमिक एंड पावर इनइक्वालिटी द मोस्ट। ठीक है, तो कौन सी आयर थ्योरी जो है इकोनॉमिक और पावर इनइक्वालिटी को इग्नोर करती है? तो वो है आपकी यूनिटी थ्योरी। वो कहती है कि इनइक्वालिटी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों एक हैं, दोनों इक्वल हैं और दोनों को जो है अपना इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी में काम करना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है इनइक्वालिटी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वर्कर और आपका जो एम्प्लॉयर है दोनों एक ही हैं और दोनों को जो है इंडस्ट्री के बढ़ावे के लिए, इंडस्ट्री के प्रॉफिट के लिए काम करना चाहिए। Strategic IR differs from traditional IR by focusing more on, ठीक है, जो स्ट्रेटेजिक IR है और ट्रेडिशनल IR इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, कैसे दोनों डिफर है? तो देखिए, ट्रेडिशनल IR शॉर्ट टर्म होता है और स्ट्रेटेजिक IR लॉन्ग टर्म होता है। स्ट्रेटेजिक IR में जैसे आती पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है वर्कर के लिए, वेलफेयर मेजर्स, ठीक है, रूल्स। और ट्रेडिशनल IR में आता है जैसे स्ट्राइक, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है, ये छोटे समय के लिए, मतलब एक शॉर्ट टर्म, आप वर्कर ने स्ट्राइक कर दी या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग कर लिया तो छोटे समय के लिए उसे वेलफेयर मेजर, उसे राहत मिल जाएगी। लेकिन लंबे समय के लिए अगर इंडस्ट्री में पीस बना रखना है तो उस तरह की पॉलिसी बनानी होगी। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक IR लंबे समय के लिए होता है, ट्रेडिशनल IR छोटे समय के लिए होता है। तो लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन विद कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, तो इसका आंसर होगा बी। मार्क्सिस्ट एंड प्लूरलिस्ट थ्योरी डिफर प्राइमली ऑन। मार्क्सिस्ट और प्लूरलिस्ट थ्योरी कहाँ डिफर करती है? तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका आंसर होगा, पहले आप देख लीजिए, आंसर देख लीजिए, वेदर कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल और स्ट्रक्चरल। ठीक है, देखिए, प्लूरलिस्ट थ्योरी भी कहती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में वो नेचुरल है, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, और मार्क्सिस्ट थ्योरी कहती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में वो स्ट्रक्चरल है, वो उसका मेन काम है कि हमें कैपिटलिस्ट जो है, कैपिटलिस्ट जो स्ट्रक्चर है उसे हटाना है, पूंजीवाद स्ट्रक्चर को हमें हटाना है, इसलिए वहाँ पर स्ट्रगल है, इसलिए वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो कह रहा है कि छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए ताकि वर्कर की सारी कंडीशन पूरी होती रहे। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो वेदर कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल, नेचुरल है किसमें? प्लूरलिस्ट थ्योरी में। और स्ट्रक्चरल किसमें है? मार्क्सिस्ट थ्योरी में। स्ट्रक्चरल मतलब आपको उस स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देना है, पूंजीवाद को ही हटा देना है। Which theory view the organization as an integrated group with a single authority structure? ठीक है, तो इसका मैं बता चुका हूँ, यूनिटरी, इसका आंसर को यूनिटरी। ठीक है, सिंगल अथॉरिटी स्ट्रक्चर, सिंगल अथॉरिटी चक्कर मतलब वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं और दोनों को एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सबसिस्टेंट थ्योरी ऑफ वेजेस से
वेज टेंड टू बी स्टे एट द लेवल ऑफ। तो पहले हम समझते हैं सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस कहती क्या है। ठीक है, सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस ये कहती है कि वर्कर्स को उतनी ही वेज दो जितने में उनका काम चल सके। ठीक है, उससे ज्यादा वेज मत दो उन्हें। ठीक है, वर्कर को बस कम ही वेज दो। ठीक है, उतने वेज दो जितने उनका बस काम चल सके, वो अपना पेट भर सके। अगर उन्हें आप ज्यादा वेजेस दोगे तो वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर वो शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, और फिर जो है लेबर फोर्स और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये थ्योरी ये कहती है तो वर्कर को बस उतना ही दो जितना उसका काम चल सके। बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल, इतनी ही वेज वर्कर को प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, और ये थ्योरी दी किसने थी? ये दी थी डेविड रिकार्डो ने। ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी डेविड रिकार्डो ने। ठीक है, डेविड रिकार्डो ने दी थी। अकॉर्डिंग टू वेस्ट फंड थ्योरी, टोटल वेजेस डिपेंड ऑन, जो वेस्ट फंड थ्योरी है, ठीक है, तो टोटल वेज किस पर डिपेंड करती है? चलिए इसका देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, अमाउंट ऑफ कैपिटल सेट असाइड बाय एम्प्लॉयर। इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है बी। इसका मतलब ये है कि एक जो इंडस्ट्री है वो अपने एक फंड, वर्करों के लिए एक फंड अलग कर देगी। ठीक है, और उसी फंड से वेजेस दी जाएंगी। इंडस्ट्री है जो, वो अपने वर्कर्स के लिए एक फंड बना देगी जिसमें एक पैसा डाल देगी कुछ, और उसी फंड से वेजेस दी जाएंगी। अगर वर्कर जो है बढ़ जाते हैं, है ना, क्योंकि फंड तो फिक्स रहेगा, फंड इसमें फिक्स रहेगा। अगर वर्कर बढ़ जाते हैं तो उन्हें कम तनख्वाह मिलेगी, कम सैलरी मिलेगी, और वर्कर घट जाते हैं तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि फंड जो है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये कहता है आपका वेस्ट थ्योरी फंड थ्योरी। ये दी थी जेएस मिल ने। ठीक है, जेएस मिल। ठीक है, तो एक अमाउंट अलग कर दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, और उसी में से जो है वेजेस दी जाती है। एक फंड अलग कर दिया जाएगा, उसी में से जितने वर्कर आएंगे, ज्यादा वर्कर आएंगे तो उन्हें कम सैलरी मिलेगी, कम वर्कर आएंगे तो ज्यादा सैलरी मिलेगी उसी फंड से, और वो फंड फिक्स रहेगा। अब अगली थ्योरी देखते हैं, रेसिडुअल क्लाइमेट थ्योरी, जो वर्कर्स की है वो क्या कहती है। ठीक है, तो पहले से समझ लेते हैं। पहले इसका आपको आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर होगा व्हाट एवर रिमेन्स आफ्टर रेंट, इंटरेस्ट एंड एक्सेट्रा देन वर्कर आर पेड। इसका आंसर ये होगा। इसका मतलब क्या है कि ये थ्योरी ये कहती है जितना भी इंडस्ट्री प्रॉफिट कमा रही है, जो भी प्रॉफिट इंडस्ट्री कमा रही है, उसमें से सारा रेंट और इंटरेस्ट निकालने के बाद जो भी बचेगा उससे वर्कर को तनख्वाह दी जाएगी। मतलब जो प्रॉफिट होगा जो भी इंडस्ट्री का, उसमें से रेंट निकाल दो, उसमें से इंटरेस्ट निकाल दो, उसमें से कैपिटल निकाल दो, और उसके बाद जो भी बचेगा, ठीक है, वो वर्कर को जो है पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए किसी दिन इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो वर्कर को ज़्यादा पैसा मिलेगा, और किसी दिन कम प्रॉफिट होता है तो वर्कर को कम पैसा मिलेगा। ठीक है, और ये थ्योरी दी थी वॉकर ने, फ्रांसिस ए वॉकर ने। ये थ्योरी दी थी फ्रांसिस ए वॉकर ने। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी सेज वेजेस शुड मेंटेन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी क्या कहती है कि वेजेस कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपको बी, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ वर्कर। इतनी तो होनी चाहिए कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए। ठीक है, और ये भी जेएस मिल ने दी थी। अगली थ्योरी देखते हैं, बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस स्टेट वेजेस आर डिटरमाइंड बाय। तो इसका आंसर होगा, पहले आंसर बता देते हैं आपको, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, रिलेटिव नेगोशिएशन पावर ऑफ वर्कर एंड एम्प्लॉय। इसका क्या मतलब है? बार्गेन थ्योरी ऑफ वेजेस, बार्गेन थ्योरी ऑफ वेजेस मतलब है कि वर्कर जो है, वर्कर या उनका ट्रेड यूनियन कितनी एम्प्लॉय के साथ बार्गेनिंग कर ले जाते हैं, कितना समझौता कर ले जाते हैं, ठीक है, अपनी वेजेस के लिए। मान लीजिए वर्कर और ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर के साथ अच्छा बार्गेनिंग कर ले गए कि मुझे ज़्यादा वेजेस चाहिए तो ज़्यादा वेजेस होंगी, अगर अच्छी बार्गेनिंग नहीं कर पाए तो कम वेजेस होंगी। डिपेंड करता है कि कितना अच्छा नेगोशिएट कर ले जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो रिलेटिव नेगोशिएशन पावर ऑफ वर्कर एंड एम्प्लॉयर,
ठीक है, अगर ज़्यादा अच्छा नेगोशिएट कर गए तो ज़्यादा अच्छी वेजेस होंगी, ज़्यादा अच्छी सैलरी होगी, अगर नहीं कर पाए तो सैलरी कम होगी। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस, ये दी थी जॉन डेविडसन ने। ये थ्योरी दी थी जॉन डेविडसन ने। अकॉर्डिंग टू द रेसिडुअल क्लाइमेट थ्योरी, ठीक है, द एंटरप्रेन्योर gets a profit first, get a residual amount after paying everyone. आंसर बी। तो मैं आपको बता चुका हूँ रेसिडुअल क्लाइमेट थ्योरी के अंदर सारे प्रॉफिट को निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है उससे जो है वर्कर को पेमेंट दिया जाता है। अगला देखते हैं। Subsistence theory argues wages cannot rise permanently above subsistence level because subsistence theory कहती है कि wages जो है वो एक subsistence level से नहीं बढ़नी चाहिए। क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ज़्यादा वेजेस दोगे तो इट लीड्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ विच पुश वेजेस डाउन। अगर आप ज़्यादा वेजेस दोगे तो वर्कर अब ज़्यादा उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी, वो शादी करेगा, बच्चे करेगा और लेबर फोर्स बढ़ेगी। तो ज़्यादा लेबर फोर्स बढ़ेगी तो उसकी वजह से वेजेस डाउन हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए सबसिस्टेंट थ्योरी ये कहती है कि वर्कर को बस उतना ही पैसा दो जितने में उसका बस काम चल सके। अगला क्वेश्चन है मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी रिलाइज ऑन विच इकोनॉमिक एजम्पशन। जो मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो इसका आंसर होगा बी, परफेक्ट कंपटीशन इन लेबर एंड प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, और ये जो मार्जिनल थ्योरी है वो किसने दी थी? वो दी थी विक स्ट्रीट और जे बी क्लार्क ने। ठीक है, तो ये आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है सारे क्वेश्चन जो है इसके इंडस्ट्रियल रिलेशन के पहले सेट के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।